Hello students, in today's lecture we will discuss the new phylum, that is Nematohelminthes, or it is also known as Aschelminthes, या फिर इस फाइलम को हम नेमेटोडा के नाम से जानते हैं। तो इस नए फाइलम के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारा जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फाइलम Aschelminthes. अल्टरनेट नेम ऑफ Aschelminthes इज दैट, इसका जो अल्टरनेट नेम है इस फाइलम का Aschelminthes का, वो है Nematohelminthes, या फिर इस फाइलम को हम नेमेटोडा के नाम से जानते हैं। तो आज हम इस फाइलम को डिस्कस करने वाले हैं, Aschelminthes और Nematohelminthes और नेमेटोडा। ठीक है, इस फाइलम के को जनरली हम, इसका जो कॉमन नेम है वो है राउंड वर्म्स। तो इस फाइलम का जो कॉमन नेम है वो क्या है? राउंड वर्म। अब इस फाइलम के मेंबर्स को राउंड वर्म क्यों बोलते हैं कॉमनली? यदि इस फाइलम के मेंबर्स, कोई भी मेंबर को आप लीजिए, यदि आप उसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा? स्फेरिकल दिखाई देगा। इसलिए इस फाइलम का जो कॉमन नेम है वो क्या है? राउंड वर्म। ठीक है, अब इसका ये जो नाम नेमेटोडा क्यों पड़ा, मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली ग्रीक लैंग्वेज में नेमा का मतलब होता है थ्रेड, और हेल्मिंथीज का मतलब होता है वर्म। मतलब कैसे वर्म? थ्रेड लाइक वर्म। इसलिए इस फाइलम का नाम पड़ा नेमेटोडा। ठीक है ना? तो इस फाइलम का नाम नेमेटोडा पड़ा। इस फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं, आप याद रखिएगा, एनिमल किंगडम में इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो किसमें आते हैं? दीज मेंबर्स कम अंडर द ट्रू वर्म। तो जो राउंड वर्म होते हैं ना, वो कैसे वर्म होते हैं? ट्रू वर्म्स होते हैं। ट्रू वर्म्स क्यों होते हैं ये मैं आगे इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, पर याद रखिए कुछ एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रू वर्म किसे बोलते हैं। तो ट्रू वर्म्स किसको बोला जाता है? नेमेटोड्स को या राउंड वर्म को ही बोला जाता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इसमें प्लेटीहेल्मिंथेस से जब हम एस्केलमेंथिस में आते हैं तो क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो इन सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं इसके हैबिटेट के बारे में कि ये एनिमल कैसे होते हैं। आप क्या देखेंगे फाइलम एस्केलमेंथिस में?
कॉमन नेम क्या था इसका? राउंड वर्म। तो इसके यदि हम हैबिटेट को लेकर डिस्कस करें तो हैबिटेट में क्या देखेंगे आप कि यहां पर जो मोस्ट ऑफ मेंबर्स हैं इस फाइलम के वो क्या होते हैं? दीज आर एंडोपैरासाइट ऑन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इस फाइलम के अधिकांश मेंबर, द मोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर द एंडोपैरासाइट ऑन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद मतलब कि कैसे हैं? एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब मोस्ट ऑफ मेंबर एंडोपैरासाइट्स। अच्छा, कुछ मेंबर कैसे इस फाइलम में फ्री लिविंग होते हैं। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि फ्यू मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर फ्री लिविंग। कैसे हैं? फ्री लिविंग है। अब जो एनिमल फ्री लिविंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो फ्री लिविंग जो मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो इस फाइलम का हैबिटेट कैसा है वो क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, इट बिकम क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम इस फाइलम के कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे इसमें सिमेट्री क्या है, उसके बाद इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का रहेगा, तो ये सब चीजों के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इस फाइलम में आप देखेंगे सबसे पहले तो सिमेट्री। इफ यू डिस्कस अबाउट द सिमेट्री, तो इस फाइलम में सिमेट्री कौन सी होती है? इस फाइलम में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। मतलब एक ही प्लेन होगा जहां से यदि आप बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो सिमेट्री कौन सी देखने को मिल रही है? यहां पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। अब उसके बाद इनका नंबर ऑफ जर्म लेयर, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो ये एनिमल कैसे होते हैं? तो दिस एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे एनिमल है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय द 3 जर्म्स लेयर। एनिमल की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? 3 जर्म्स लेयर से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद सिमेट्री हमने डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ जर्म लेयर डिस्कस कर लिया। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट सीलोम और बॉडी कैविटी। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द सीलोम, तो इनमें क्या होता है? इनमें बॉडी कैविटी या सीलोम के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो इसमें सीलोम प्रेजेंट होती है। हम क्या देखेंगे इन एनिमल्स में? एनिमल्स में जैसे ये हो गया बॉडी वॉल और ये क्या हो गई? गट या एलिमेंट्री कैनाल। ऊपर ये क्या हो गया? बॉडी वॉल, बीच में क्या हो गया? गट या एलिमेंट्री कैनाल। एज पर डेफिनेशन हमने क्या बोला था कि बॉडी वॉल और गट के बीच में जो भी स्पेस है, बॉडी वॉल और गट के बीच में जो भी स्पेस है, इस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं? इस स्पेस को हम बोलते हैं बॉडी कैविटी या फिर सीलोम के नाम से जानते हैं। इट बिकम क्लियर? ठीक है, तो जूलॉजी में मैंने आपको बताया था कि सीलोम का एक रूल होता है कि बॉडी वॉल के इनर साइड में और गट के आउटर साइड में मीसोडर्मल एपिथेलिया की लाइनिंग होना चाहिए। यदि ये लाइनिंग है तो सीलोम हमारी ट्रू सीलोम होगी, और ये लाइनिंग नहीं है तो सीलोम कौन सी होगी? फॉल्स सीलोम होगी। तो देखिए हम ये तो नहीं बोल सकते यहां पर बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होता है
कि गट और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी तो है। यहां पर क्या है, गट और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी है, पर वो प्रॉपरली लाइनिंग नहीं होती यहां पर, किसकी, मेसोडर्मल एपिथेलिया की। मेसोडर्मल एपिथेलिया क्या होती है, यहाँ पर छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट होती है। तो यहां पर जो सीलोम हो गए, उस सीलोम को हम क्या बोलेंगे, उस सीलोम को हम बोलेंगे सूडोसीलोम। ठीक है, तो इनमें बॉडी वॉल या बॉडी कैविटी कैसी होती है, ये होती है सूडो सीलोमैटिक। किस तरह की होती है ये, सूडो सीलोमैटिक। तो बॉडी वॉल या बॉडी कैविटी कैसी हो गई, इनमें सूडो सीलोमैटिक हो गई। ठीक है, अब उसके बाद लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू डिस्कस अबाउट द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या देखते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो इसमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है। अब एक बार हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के इवोल्यूशन को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक बार अपन रिमाइंड करते हैं दोबारा से। फाइलम पोरीफेरा, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया एंड फाइलम टीनोफोरा, इसमें कौन सा था, इसमें टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। और इस फाइलम में पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यदि आता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से देखने को मिलता है, देन योर आंसर विल बी फाइलम एस्केलमेंथीज। तो फाइलम एस्केलमेंथीज से आपको सबसे पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब उसके बाद बॉडी प्लान के रिगार्डिंग डिस्कस करें। बॉडी प्लान किस तरह का है, बॉडी प्लान के रिगार्डिंग, बॉडी प्लान मतलब कि बेसिक बॉडी का एक ओरिएंटेशन किस तरह का है, तो वो होता है बॉडी प्लान। और मैंने आपको बताया था बॉडी प्लान कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, नंबर 1 सेलुलर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, दूसरा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, और तीसरा मैंने आपको बताया था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो इन एनिमल्स के अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था। सबसे पहली बार ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहां से देखने को मिल रहा है, फाइलम एस्केलमेंथेस से देखने को मिल रहा है। तो यहां पे बॉडी प्लान कौन सा हो गया, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान हो गया इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ये इसमें बॉडी प्लान हो गया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बेसिक इसके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, सिमेट्री किस तरह की है, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, ठीक है, जर्म लेयर किस तरह के हैं, तो इट बिकम क्लियर। ये तो सब समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद अब हम आगे आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फाइलम एस्केलमेंथेस में कि इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, किसके थ्रू होता है एक्सक्रीशन। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसके बारे में डिस्कस करें हम, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें। यदि एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखते हैं, इसके लिए इसमें होता है, देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक टाइप के सेल, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है,
तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, या इसमें जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन होता है, वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के थ्रू देखने को मिलता है, यानी हम रीनेट सेल के नाम से जानते हैं। तो एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें रीनेट सेल बोलते हैं, या इसे हम एच ऑर्गन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये सेल्स जो होते हैं वो एक एच शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम इसे एच ऑर्गन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो भी एक्सक्रीशन होगा या फिर इसमें ऑस्मोरेगुलेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? रीनेट सेल के थ्रू होगा। इसमें जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया। तो इसमें आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा? अमोनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि बॉडी कैविटी के बाहर छोटे छोटे एक्सक्रीटरी पोर होते हैं, इसके थ्रू एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या इसका? ये हो गया हमारे इस एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसके बाद एनिमल कैसे हैं ये याद रखिएगा कि ये एनिमल नॉन सेगमेंटेड एनिमल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद याद रखिएगा इफ यू डिस्कस अबाउट सेगमेंटेशन, किसके रिगार्डिंग डिस्कस करें? सेगमेंटेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करें। इसमें सेगमेंटेशन क्या है? अपसेंट। इसमें सेगमेंटेशन क्या है? अपसेंट। सेगमेंटेशन अपसेंट मतलब कि एनिमल कैसे हो गए? ये एनिमल हो गए हमारे नॉन सेगमेंटेड एनिमल। कैसे एनिमल हो गए? ये नॉन सेगमेंटेड एनिमल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अब इसका बॉडी वॉल के बारे में कि बॉडी वॉल कैसा होता है। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस बॉडी वॉल ऑफ द एनिमल। हाँ, तो इफ वी डिस्कस अबाउट द बॉडी वॉल, एनिमल के बॉडी वॉल को लेकर डिस्कस करें। अब बॉडी वॉल में देखिए, जरा समझो बॉडी वॉल को। सपोज ये कोई एनिमल है, इसको हमने कट किया और कट करने के बाद इसके क्रॉस सेक्शन को देखा। आप क्या देखेंगे? सबसे आउटर साइड में क्या है? क्यूटिकल। क्यूटिकल के बाद उसके नीचे क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, मतलब इसे हम सिंसाइटियल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलिया होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलिया एनिमल किंगडम में बेसिकली दो फाइलम में देखने को मिलती है। एक तो फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीस और दूसरा फाइलम निमेटोहेल्मिन्थीस। तो इन दो फाइलम में आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिंसेटाइल टाइप की जो है एपिथेलिया देखने को मिलेगी। उसके नीचे कौन सा है? मस्कुलर लेयर है, और मस्कुलर लेयर में केवल और केवल आपको लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स देखने को मिलती हैं। अब ये मसल्स क्या करते हैं कि एनिमल की लंबाई कम ज्यादा कर सकती है। मतलब एनिमल इस तरह से लंबा छोटा हो सकता है, पर वो अपने डायमीटर को छोटा बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि डायमीटर छोटा बड़ा जो एनिमल की बॉडी का होता है वो सर्कुलर मसल से होता है। आप जैसे अर्थवर्म को देखा होगा, वो अपनी बॉडी को लंबा छोटा कर लेता है, किसकी वजह से? लॉन्जिट्यूडल मसल्स की वजह से। अपनी बॉडी का डायमीटर कम ज्यादा कर लेता है, वो किसकी वजह से कर सकता है? वो कर सकता है अपना सर्कुलर मसल से। इसमें सर्कुलर मसल्स अब्सेंट है। सर्कुलर मसल्स अब्सेंट है तो आप क्या देखेंगे? इसमें केवल और केवल बॉडी की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, पर बॉडी का डायमीटर जो होता है वो अनचेंज होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम अब इसके बाद बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जरा उसे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट इज दैट एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एनिमल में बॉडी प्लान कौन सा था? एनिमल की बॉडी में बॉडी प्लान था कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अब ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान था एनिमल की बॉडी के अंदर। मतलब आप क्या देखेंगे
इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होना चाहिए, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट? डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। निमेटोडा में कैसा देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके रिगार्डिंग डिस्कस करें? डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग डिस्कस करें। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा है, क्या विशेषता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की? इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका? कंप्लीट। दूसरा आप देखेंगे कि इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि बॉडी में 2 ओपनिंग प्रेजेंट है, एनस प्लस माउथ 2 प्रेजेंट है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस में डिफरेंशिएट होता है? माउथ प्लस मस्क्यूलर फायरिंग्स प्लस इंटेस्टाइन प्लस एनस। तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको माउथ प्लस मस्कुलर फेरिंग्स प्लस इंटेस्टाइन प्लस एनस, इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस एनिमल के अंदर कि इसके एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स केवल फेरिंग्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें जो फेरिंग्स होता है वो कैसा है, मस्क्यूलर फेरिंग्स है। फेरिंग्स कैसा है इसका, मस्क्यूलर फेरिंग्स है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इस एनिमल में यदि हम रेस्पिरेशन को लेकर बात करें तो आप क्या देखेंगे रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग? इसमें आप देखेंगे कि नो एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब जब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर रेस्पिरेशन कहां से होना चाहिए? रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होना चाहिए जब कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय जनरल बॉडी सरफेस। एक बात और याद रखिएगा कि पैरासाइटिक एडाप्टेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो एनिमल कैसे हैं, जो एनिमल हमारे फ्री लिविंग है उनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है, उसमें रेस्पिरेशन होगा एरोबिक। और जो एनिमल हमारे कैसे हैं, पैरासाइटिक हैं, उनमें रेस्पिरेशन कौन सा होगा? उनमें रेस्पिरेशन होगा अनएरोबिक टाइप का, ठीक है। तो जो एनिमल हमारे फ्री लिविंग है उनमें एरोबिक, और जो कैसे हैं पैरासाइटिक है उनमें अनएरोबिक आपको रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद इफ वी डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होता है? अनडेवलप्ड। ये आपको सर्कुलेटरी सिस्टम आपको अनडेवलप देखने को मिलेगा। अब नर्व सिस्टम, नर्व के बारे में बात करें, नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें कि भाई इसका नर्वस सिस्टम कैसा है। तो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो आप क्या देखेंगे, इफ यू डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम तो आप क्या देखेंगे इसके नर्वस सिस्टम में क्या होता है
नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और नर्व्स प्रेजेंट होती है। तो यहां पर आपको नर्व रिंग प्लस नर्व्स, इन दोनों से मिलकर इसका नर्वस सिस्टम बना होता है। अब उसके बाद हम बात करें इसके सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में या सेंस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इस एनिमल में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सेंस ऑर्गन इस फाइलम के मेंबर्स में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन्स के रिगार्डिंग डिस्कस करें। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन में क्या होगा, एक तो पेपिली करके सेंस ऑर्गन देखने को मिलता है और दूसरा एम्फिड करके सेंस ऑर्गन देखने को मिलते हैं। पहले कौन से, पेपिली। पेपिली जो होते हैं वो एनिमल के माउथ के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये कैसे होते हैं, दीज आर द टच रिसेप्टर या फिर टैंगो रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होंगे, टैंगो रिसेप्टर्स होंगे। कौन से, पेपिली। दूसरे होते हैं एम्फिड। एम्फिड्स जो होते हैं वो एक तरह के कीमो रिसेप्टर होते हैं जो कि इसकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी माउथ के पास में देखने को मिलते हैं हमको। एम्फिड्स ये क्या होते हैं, ये होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। किस तरह के होंगे ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। एक ऑर्गन और देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फैसमिड के नाम से जानते हैं, जो कि कीमो रिसेप्टर होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, कीमो रिसेप्टर। कौन से, फैसमिड। ये भी कीमो रिसेप्टर्स है। तो फैसमिड भी कैसे हो गए, दीज आर कीमो रिसेप्टर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेंस ऑर्गन डिस्कस कर लिए। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा एक फिनोमेना के बारे में डिस्कस कर लें जो केवल इसी फाइलम में देखने को मिलती है। ठीक है, एक बड़ी अजीब सी फिनोमेना है जो एनिमल किंगडम में केवल इसी फाइलम में देखने को मिलती है। उस फिनोमेना को हम यूटेली के नाम से जानते हैं। यूटेली का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सेल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। इसकी बॉडी में नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, लार्वा टू एडल्ट तक। ठीक है, always constant from मतलब नंबर ऑफ सेल्स रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द always constant from larva to adult. This phenomena is known as the यूटेली। अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसका लार्वा है या इसका ये ज्वेलाइन है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ सेल मान लीजिए n है। इसके बाद ये एडल्ट बन गया, इसमें भी नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, सोमेटिक सेल बॉडी में n ही होंगे। मतलब कि ग्रोथ में क्या हुआ, ग्रोथ में सेल का वॉल्यूम बढ़ा पर सेल का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ।
तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का कैरेक्टर्स है जो कि केवल इसी फाइलम में देखने को मिलता है। इसे हम यूटेरी के नाम से जानते हैं। ये आप अच्छी तरह याद रखिए, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सॉरी रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होता है, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर अब्सेंट होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यहां पर जनरली अब्सेंट है। तो कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है यहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो यहां प्रेजेंट होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है यहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या विशेषता है। यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब कि मेल और फीमेल यहां पर अलग अलग समझ में आते हैं। एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो यहां पे आप क्या देखेंगे कि यहां पे जितने भी एनिमल हैं इंडिविजुअल्स है वो सब कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। तो एनिमल कैसे यहां पर यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि मेल अलग है फीमेल अलग है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि हम उनके बॉडी शेप को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा मेल है और कौन सा इसमें से फीमेल है। तो ये हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये फिनोमिना को क्या बोला हमने, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब आप देखिए चिकन की बात करें तो हमने देखा ना कि मुर्गा को अलग समझ में आता है कि ये मुर्गा है, और ये समझ में आता है कि मुर्गी अलग है। बॉडी फीचर्स के बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया। ह्यूमन में देखें तो मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना बॉडी फिगर देखकर। तो ये क्या है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना। तो इसी तरह से यहां पर भी हम क्या देखेंगे कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जैसे कि एस्केरिस करके एक एनिमल होता है, उसमें हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट, एनिमल यूनिसेक्सुअल। उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहां पर, फर्टिलाइजेशन आप देखेंगे यहां पर क्रॉस एंड इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहां पर, क्रॉस होगा और इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेवलपमेंट को लेके बात करें तो डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि यहां पर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी देखने को मिलता है और इनडायरेक्ट। तो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करें, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टाइप का आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिल रहा है इसका मतलब कि लार्वा पेज प्रेजेंट है। बेसिकली इन एनिमल में यदि लार्वा प्रेजेंट है तो वो लार्वा कौन सा होगा, यदि लार्वा प्रेजेंट है तो वो लार्वा होगा रैबिडिफॉर्म लार्वा। कौन सा लार्वा प्रेजेंट होगा, वो रैबिडिफॉर्म लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट बिकम क्लियर, ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है।
अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल। इसमें 3-4 एग्जाम्पल है, वो बड़े महत्वपूर्ण है, तो उनको लेकर डिस्कस करते हैं। तो सब एग्जाम्पल्स को लेकर डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्केरिस। एस्केरिस का कॉमन नेम है कॉमन राउंड वर्म, इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन राउंड। इसका जो कॉमन नेम है वो है कॉमन राउंड नेम। यस, इसको हम ह्यूमन राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं। दीज आर मोनोजेनेटिक पैरासाइट, मतलब कि इसका लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कंप्लीट हो जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट कंप्लीटेड ओनली वन होस्ट। इसका होस्ट कौन है? इसका होस्ट है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में कि ये किस तरह से फैलता है, ठीक है। तो इसके ट्रांसमिशन और इसकी जो डिसीज होती है, इससे जो डिसीज कॉज होती है, इसका होस्ट ह्यूमन बीइंग है, और जो डिसीज ये कॉज करता है वो डिसीज है एस्केरियोसिस। तो डिसीज कौन सी कॉज करेगा? ये एस्केरियोसिस। अब इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है? इसका कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर एंड फूड सोर्सेज। नहीं समझ में आया? अब जैसे मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसकी बॉडी में ये जो वर्म होता है, ये वर्म 2 या 3 साल तक स्टे कर सकता है। फीमेल जो होती है वो एक दिन में तकरीबन 2 लाख अंडे देती है। ये अंडे फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अंडे जब बाहर आ जाते हैं तो उनमें लार्वा की फर्स्ट स्टेज होती है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है। तो फीमेल्स ने जो अंडे दिए वो जैसे ही बॉडी से बाहर आए, आप क्या देखेंगे? उसमें लार्वा की फर्स्ट स्टेज देखने को मिलेगी, फर्स्ट लार्वा स्टेज देखने को मिलेगी। कुछ समय के बाद ये लार्वा सेकंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, सेकंड लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। यह इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब देखा होगा कुछ लोग ओपन एरिया में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वहां पे वो फीकल मैटर पास आउट करके आए। वहीं पर देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे खेलते हैं, या फीकल मैटर मान लीजिए पानी में चला गया, पानी में मिक्स हो गया, ठीक है। या ऐसा जो पॉल्यूटेड वाटर जिसमें कि इसके अंडे हैं, एग हैं, वो उस वाटर का इरिगेशन के लिए किया गया। जैसे मान लीजिए कहीं पे कैरेट कल्टीवेशन हो रहा है, कोई भाजी लगाई गई, वहां पर इस तरह का पानी दिया गया इरिगेशन के लिए, तो इसके अंडे के क्या होंगे कि वेजिटेबल से चिपक जाएंगे। अब जैसे मार्केट में हम गाजर लेने के लिए जाते हैं ना, टेस्ट करके देखते हैं मीठी है या नहीं, गौड़ है या नहीं, तो इन्फेक्शन उससे पॉसिबल हो सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड हो गया, तो इससे इसका ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इसकी जो इन्फेक्टिव साइट्स है बॉडी के अंदर, यह इंटेस्टाइन के अंदर स्टे करता है। बॉडी में आने के बाद हालांकि बॉडी में कुछ सर्कुलेट होगा, जैसे कि लीवर में जाएगा, हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, और फिर वापस कहाँ जाता है? इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इसके जो एडल्ट होते हैं वो इंटेस्टाइन में स्टे करते हैं। इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो गई? सेकंड लार्वा स्टेज हो गई, ठीक है ना। इट बिकम क्लियर? समझ में आ गया आपको ये? ठीक। अब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेल और फीमेल एस्केरिस में क्या डिफरेंस है, हम उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। वो आउट ऑफ एनसीईआरटी पर क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, तो उसको भी देख लेंगे। अब देखिए, ये हमारा मेल एस्केरिस है और ये हमारा फीमेल एस्केरिस है। अब लेंथ बताइए किसकी ज्यादा है, मेल की या फीमेल की? तो लेंथ में मेल छोटे होते हैं और फीमेल बड़े होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये बॉडी का सबसे लास्ट पोर्शन है। आप देखिए ये थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा टेढ़ा है,
फीमेल काफी लंबी है, इसलिए जार में बनती नहीं। हमारे जो लैब में जो जार होते हैं उनमें बनती नहीं, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। पर बेसिकली इसका पीछे वाला पोर्शन इस तरह से कर्व है क्या? नहीं ना। तो मेल का जो है बॉडी का लास्ट पोर्शन कैसा होता है? कर्व्ड होता है, फीमेल का नहीं होता। उसके अलावा मेल के लास्ट पोर्शन पर कुछ कांटों जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं पेनियल सीटी। पेनियल सीटी जो होते हैं ये मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में एब्सेंट होते हैं। पेनियल सीटी कहां प्रेजेंट है? मेल में प्रेजेंट है और फीमेल में एब्सेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मेल का जो बॉडी का जो लास्ट पोर्शन होता है, इसके यहां पर होता है क्लोएका। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर? क्लोएका। जबकि फीमेल के बॉडी का जो लास्ट ओपनिंग होता है इंटेस्टाइन का, ये क्या होता है? एनस। अब क्लोएका और एनस में क्या डिफरेंस है? यदि एनस का यूज मोर देन वन वर्क के लिए किया जाता है, जैसे एनस का एक फंडामेंटल काम है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालना, ठीक है। इसके अलावा और किसी वर्क के लिए इसका यूज किया जा रहा है, जैसे कि गैमिट को बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पर एनस के मोर देन 2 फंक्शन या 3 फंक्शन हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोएका बोलेंगे। केवल एक ही यूज है उसका, वो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालना, तो क्या बोलेंगे उसको? हम एनस के नाम से जानेंगे। तो फीमेल में केवल एनस है और मेल में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्योंकि ये क्या होगा, यहां से फीकल मैटर भी पास आउट होगा मेल में, और यहां से गैमिट भी, स्पर्म भी पास आउट होते हैं। फीमेल की बॉडी में यहां पर बॉडी के अपर पोर्शन पे थोड़ा सा एक अपर्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं गोनोपोर। क्या बोलते हैं उसको? गोनोपोर के नाम से। ये केवल फीमेल में ही होता है, मेल में ये गोनोपोर देखने को नहीं मिलता। तो इट इज बिकम डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो ये क्या है? डिफरेंस है किस किस के बीच में? मेल के बीच में और फीमेल के बीच में, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक। अब दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ऐसे करिए, समझ में आ गया आपको? अब एक एनिमल और है जिसे कि हम एंटेरोबियस के नाम से जानते हैं। अब देखिए वो कैसा होता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज द एंटेरोबियस। तो एंटेरोबियस जो होता है, इसे बेसिकली हम एंटेरोबियस, तो इसे हम कॉमन नेम क्या है इसका? पिन वर्म। ये पिन की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम पिन वर्म के नाम से जानते हैं। इसे डिसीज कौन सा होता है? एंटेरोबियसिस। ये कौन सी डिसीज कॉज करेगा? एंटेरोबियस एनिमल का नाम, पिन वर्म इसका कॉमन नेम, डिसीज कौन सी? एंटेरोबियसिस। ये डिसीज कौन सी कॉज करेगा? एंटेरोबियसिस। उसके बाद नेक्स्ट एनिमल तो नेक्स्ट एनिमल एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा का कॉमन नेम क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज हुकवर्म। इसे हम हुकवर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। मोर करेक्टली हुकवर्म ऑफ मैन। डिसीज कौन सी कॉज करेगा? ये एंसाइलोस्टोमियासिस। कौन सी डिसीज कॉज करेगा? ये
ये कॉज करेगा एंसाइलोस्टोमियासिस। उसके बाद एक एनिमल और है जिसे हम बुचेरेरिया के नाम से जानते हैं। तो इसे बोला जाता है कॉमन फिलेरियन वर्म, और इससे जो डिसीज होता है वो कौन सा होता है? फिलेरिएसिस। इससे कौन सा डिसीज होगा? फिलेरिएसिस डिसीज होता है। फिलेरिएसिस को हम एलिफेंटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हाथी पांव रोग के नाम से जानते हैं, मराठी में हत्थी रोग के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्सन का ये जो वर्म है, कौन सा? फिलेरियल वर्म, तो इसकी जो अटैकिंग साइड होती है ह्यूमन बींग पर, इसकी इन्फेक्टिव साइड जो है वो होती है लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड ऑफ लिम्फ्स जो होती है हाथ पैरों की, वो इसकी जो है इन्फेक्टिव साइट्स होती है। तो अब क्या होता है कि ये जो वर्म होते हैं ये जिंदा और मरे हुए लिम्फ ग्लैंड के एग्जिट पे जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, लिम्फ ग्लैंड में स्वेलिंग चालू हो जाता है। तो जिस जगह पे ये ग्लैंड प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर बहुत स्वेल हो जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं। बेसिकली इस बुचेरेरिया का या फिलेरियल वर्म का जो इन्फेक्शन है वो ट्रॉपिकल कंट्री में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सी कंट्री में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा? ट्रॉपिकल कंट्री में देखने को मिलता है। ये बुचेरेरिया डाइजेनेटिक पैरासाइट है। और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है, और इसका जो सेकंड वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। तो इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन है? वो है हमारा मैन, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है इसका बुचेरेरिया का, फिलेरियल वर्म का, वो कौन है? वो है हमारा क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो इट बिकम क्लियर। ये पूरा क्लियर हो गया। इसके साथ हमारा ये फाइलम फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज बात बताना भूल गया मैं आपको कि इन वर्म को ट्रू वर्म क्यों बोलते हैं। एनिमल किंगडम में ऐसे सभी वर्म जिनमें की सूडोसीलोम प्रेजेंट होती है उन्हें ट्रू वर्म के नाम से जाना जाता है। इनमें सूडोसीलोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ट्रू वर्म के नाम से जानते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना आपको? ठीक है, इसे एक बार एनसीईआरटी में से रीड कीजिए, और मेरे जो नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं व्हाट्सएप पर, उन नोट्स को भी केयरफुली रीड कीजिए, और जो मैं आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा उनको इससे सॉल्व कीजिए, या आपके पास जो भी एमसीक्यू की बुक्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे जो भी डाउट्स हैं वो सेंड करके अपनी प्रॉब्लम्स या अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये फाइलम समझ में आया होगा। थैंक यू।